मौर्य काल के दौरान जैसे दक्षिण भारत में चेरा, चोला, पांड्या थे, ऐसे ही एक और शासन उसी दौरान एक और वंश का प्रादुर्भाव हुआ और वह वंश जो कनिष्क के वंश के नाम से जाना जाता है, यानी कुषाण वंश। कुषाण कौन थे? और जैसा मौर्य शासन केवल मूल रूप से अशोक के कारण जाना जाता है जहाँ तक राजाओं की बात है, उसी प्रकार कुषाण वंश मूल रूप से कनिष्क के कारण जाना जाता है। कनिष्क भी उतना ही महान था जितना शायद अशोक। कनिष्क का शासन बहुत विस्तार पूर्वक उत्तर भारत में काफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ था और यह मौर्य काल के बाद का शासन है, यानी 100 ईस्वी पूर्व के आसपास इनका शासन प्रारंभ हुआ। आखिर ये कुषाण थे कौन? चीन की जो महान दीवार है जिसकी हम बात करते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जब वो महान दीवार बनाई जा रही थी तो वहाँ हूण लोगों का शासन था उस क्षेत्र में चीन के, और हूण लोगों ने वो दीवार बनाते समय कुछ लोगों को, कुछ प्रजातियों को, जातियों को, स्थानीय लोगों को वहाँ से खदेड़ा। उसी खदेड़ने में ये कुषाण लोग भारत की तरफ आए और वहाँ पर फिर उन्होंने एक तरीके से अपना शासन प्रारंभ किया और धीरे 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 कुषाण वंश की स्थापना की। ये यूची कबीले के लोग थे और उसकी एक शाखा थी। सन 78 ईस्वी, यानी अब हम आ गए हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल में, ईस्वी पूर्व में नहीं, ईस्वी में। सन 78 ईस्वी से सन 101 ईस्वी तक इस महान शासक कनिष्क का शासन था। कनिष्क आखिर प्रसिद्ध क्यों हुआ? पहली बात, उसने चीन पर भी विजय प्राप्त की, वहाँ के राजकुमारों को भारत में अपने दरबार में आने के लिए विवश किया और साथ ही चीन पे विजय के साथ ही वहाँ से उसने कुछ तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त किया और भारत में उसका प्रचार करवाया। उदाहरण के लिए खेती में उसने नाशपाती और आड़ू, जो चीन की फसल थी, उसकी शुरुआत का काल यहीं से माना जाता है। उसका श्रेय भी कनिष्क के काल को जाता है, जब आड़ू जो एक फल होता है, नाशपाती वो भी एक फल है, उसकी फसल यहाँ भारत में प्रारंभ हुई। इसके साथ ही कनिष्क के शासन के बाद जिस वंश ने उसको समाप्त किया, यानी वह वंश कहलाता है अंत्यौधव वंश, और अंत्यौधव वंश की समाप्ति गुप्त साम्राज्य ने की। यानी कुषाण वंश का शासन अंत्यौधव वंश के लोगों ने किया और अंत्यौधव वंश को अंत में गुप्त साम्राज्य ने जीत लिया और इस गुप्त साम्राज्य की चर्चा अब हम आगे करेंगे। तो क्या कनिष्क केवल इसीलिए प्रसिद्ध है कि उसने चारों तरफ अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य इतना बढ़ाया? नहीं, वास्तव में उसकी प्रसिद्धि का एक अन्य मुख्य कारण है उसके द्वारा बढ़ाई गई स्थापत्य कला। हम पुनः उसी बिंदु पर आते हैं, शिलालेख, पाषाण के कार्य, पत्थरों के उकेरना और इन शिलालेखों के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाना, कनिष्क ने भी वैसा ही किया। उसके समय में स्थापत्य कला का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, वह कला बहुत अहम रूप से बढ़ी और दो तरह की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव उसके काल में हुआ। एक कहलाती है गांधार शैली, गांधार वह क्षेत्र है जो अफगानिस्तान के पास है, और दूसरी कहलाती मथुरा शैली। गांधार और मथुरा ये दो क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसी मूर्ति कलाओं का विस्तार हुआ, प्रचार हुआ, प्रादुर्भाव हुआ जो अपने तय बिल्कुल अलग थी। गांधार जो क्षेत्र है यह वही सिल्क रूट में आता है जिसकी मैं चर्चा पूर्व में कर चुका हूँ, जिसका रास्ता चीन से लेकर तक्षशिला और उसके आगे रोम तक जाता है और यहाँ पर मुख्य रूप से सिल्क का व्यापार होता था। इस मार्ग के कारण कनिष्क के साम्राज्य का रोम तक बहुत अगाध संबंध हो गया और उनके साथ काफ़ी तरीके से व्यापार होने लगा, लेन देन होने लगा, फिर वस्तु विनिमय होने लगा, सिक्कों मोहरों का आदान प्रदान होने लगा और
भारी मात्रा में सोना फिर यहाँ भी आया इसी रेशम मार्ग के जरिए से। और इसी संपर्क का पश्चिमी सभ्यता यदि हम इसको बोलें जो इस मार्ग में यूरोप की तरफ जाती है, वहाँ की सभ्यता से टकराव के कारण परिणाम ये था कि वहाँ की सभ्यता का असर हमारी सभ्यता पे पड़ा और परिणाम ये हुआ कि गौतम बुद्ध जो जिनके नाम से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने किया था और जो स्वयं मूर्ति कला के कठोर विरोधी थे, उनकी मूर्तियों का आना शुरू हुआ। क्योंकि पश्चिमी जगत में मूर्तियों का काफ़ी महत्व है, तो यहाँ पर उसका परिणाम, इस रेशम मार्ग के व्यापार का परिणाम ये हुआ कि गांधार क्षेत्र के लोगों ने गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाने लगे और इस प्रतिमा के आने से गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म का एक नया रूप सामने आया जिसे हम महायान कहते हैं। हीनयान और महायान। महायान में प्रतिमाओं की, न कि प्रतीक चिन्हों की पूजा होती है। ये बुद्ध धर्म का एक दूसरा रूप है। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं निर्मित होनी शुरू हुई और एक अलग शैली पनपी। उस शैली में सबसे बड़ी खासियत ये थी कि गौतम बुद्ध को एक खड़े हुए उसमें दिखाया गया, खड़ी मुद्रा में। सामान्यतः गौतम बुद्ध को बैठे हुए दिखाया जाता है, लेकिन उसमें खड़ी मुद्रा में दिखाया गया। इस मार्ग का दूसरा असर ये था कि वहाँ के संपर्क में जो विदेशी लोग थे उनके बाल घुंघराले हुआ करते थे, तो गौतम बुद्ध के बाल भी घुंघराले दिखाए गए। और जो यहाँ मूर्तियाँ बनी वह यहाँ के लोकल पत्थरों से बनाई गई जिसका रंग अलग था। तो इस प्रकार गांधार शैली, मूर्ति बनाने की शैली एक अलग तरीके से पनपी। इसके अलावा, और इस शैली को हम गांधार शैली कहते हैं, इसके अलावा एक दूसरी शैली, एक दूसरा तरीका मूर्तियां बनाने का ईजाद हुआ मथुरा में, उत्तर प्रदेश के पास। वहाँ की लाल मिट्टी को लेकर एक नए तरीके की मूर्ति कला हुई। उसमें गौतम बुद्ध को सामान्यतः बैठी मुद्रा में दिखाया गया है। उसमें गौतम बुद्ध को के बालों और मूँछों को भी उसमें नहीं दर्शाया गया है। सिंपल, बहुत सरल सादा चेहरा उनका बनाया गया उस मूर्ति में, और किसी भी तरीके से उसमें गांधार शैली का प्रभाव नहीं है। गौतम बुद्ध के जो पीछे, जिसको हम एक तरीके से उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन चित्र बनाते हैं, वह उसमें दिखाया गया है उस मूर्तियों में। तो इस प्रकार गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों में विभिन्नताएं हैं। मथुरा शैली की एक बहुत प्रसिद्ध मूर्ति कनिष्क की स्वयं की मूर्ति है, ऐसा माना जाता है, जिसमें उसका सिर नहीं है। हेडलेस स्टैच्यू ऑफ कनिष्का, कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति, यह मथुरा शैली की है। और उसमें उस मूर्ति की खासियत यह है, उसमें खड़ी मुद्रा में पूरा सीधा खड़े हुए है कनिष्क, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में तलवार है। जो कोट पहना है उसने, वह कोट घुटने तक पहना हुआ है। और सोचिए, भारतीय कला में, भारतीय मूर्ति कला में व्यक्ति के द्वारा कोट, आर्म कोट यदि बोलें उसको, युद्ध के लिए जो कोट पहना जाता है वह घुटने तक का दिखाया गया है, और साथ ही जूते पहने हुए दिखाया गया। इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो सेंस ऑफ प्रपोर्शन है, जो मूर्ति में जो सभी अंगों का जो लंबाई चौड़ाई जो आकलन है, वह बहुत परफेक्ट, मानव प्रतिमा को बड़े अच्छे तरीके से इसमें उकेरा गया है। और यही गांधार कला की खासियत है कि जो प्रपोर्शन है, जो सबकी तुलना है, हाथ, पाँव, सिर, बाहु, भुजाएं, ये सब बहुत वास्तविक मानवीय दिखाई देती हैं। यही इस कला की विशेषता है। तो इस प्रकार कनिष्क के काल में जो कुषाण वंश का था और जो यूची कबायली का आदमी था, उस काल में ये मूर्ति कला, स्थापत्य कला बहुत बढ़ी। कनिष्क इसके साथ इस बात के लिए भी प्रसिद्ध है कि उसने अशोक की तरह बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अमूल्य योगदान दिया। ये कनिष्क का ही योगदान था
कि बुद्ध धर्म चीन पहुंचा और एशिया के अन्य देशों में भी बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और पूरी बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय महायान जो उसका ग्रुप माना जाता है, महायान सेक्ट, उसके प्रचार प्रसार का श्रेय कनिष्क को जाता है। कनिष्क बुद्ध धर्म के प्रति इतना समर्पित था कि उसने जो वार्षिक जो बुद्ध धर्म के संतों की या बुद्ध धर्म के आचकों की या बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स की जो बहुत बड़ी तादाद में जो सभा होती थी, उसने ऐसी चौथी संगति का आयोजन किया था। और यह इसका आयोजन स्वयं में एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें दुनिया भर के, एशिया के और अन्य देशों के बड़े बड़े विद्वान, साथ ही भारत के बुद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग, कई राजा महाराजा ये इसमें शामिल होते थे। तो चौथी संगति का आयोजन भी उसका श्रेय जाता है। कनिष्क का दरबार इस बात के लिए भी प्रसिद्ध है कि उसमें उसने बड़े प्रसिद्ध लोगों को अपने दरबार में स्थान दिया था। यानी कुल मिलाकर कनिष्क जो है वह एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी राजा ही नहीं, बल्कि प्रशासक ही नहीं, बल्कि साथ ही एक ऐसा व्यक्ति था जो सामाजिक उत्थान के लिए भी बहुत आगे बढ़ता था। ये उसी के काल की बात है जब नागार्जुन जैसे, चरक जैसे चिकित्सक उसके दरबार में पनपे और उसके द्वारा प्रोत्साहित किए गए। नागार्जुन, चरक, अश्वघोष, विश्वामित्र आदि ये कुछ ऐसे नाम हैं जो उसके दरबार में रहे और उसके दरबार को सुशोभित किया। तो इस प्रकार कनिष्क एक बहुत महान शासक था अपने समय का, कुषाण वंश का, और मौर्य काल के बाद के इतिहास में उसका एक अहम स्थान है। जैसा मैंने बताया, बाद में कनिष्क के बाद इस वंश का लुप्त होना प्रारंभ हुआ, पतन प्रारंभ हुआ, और इस वंश को जिसने पराजित किया, उस वंश को अंततः गुप्त साम्राज्य ने पराजित कर उसे अपने भाग में मिला लिया। और यहाँ से फिर हम अब गुप्त साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे। गांधार और मथुरा शैली, इन दो शैलियों की विशेषताओं में एक विशेषता और आपको जाननी चाहिए। वो ये है कि गांधार शैली में यूनानी कला का चित्रण ज़्यादा, यूनानी कला का प्रभाव ज़्यादा दिखा, और गांधार शैली भारत में ज़्यादा नहीं पनप पाई। वह गांधार या उसके बाहर ही सीमित रही, उसके बाहर ही गए, भारत की सीमाओं के अंदर उसका प्रभाव कम रहा। दूसरी ओर मथुरा शैली जो थी, उसका प्रभाव, मथुरा शैली की कलाकारी, मथुरा शैली की कलाकारी का प्रभाव हमें सारनाथ के स्तूपों में और दक्षिण भारत की कलाओं में भी दिखता है। सो इस प्रकार ये दोनों शैलियाँ विभिन्न होते हुए अपना प्रभाव बढ़ाते रहीं, और एक तरीके से महायान धर्म का प्रचार प्रसार जहाँ बाहर इस शैली में हुआ, दूसरी तरफ मथुरा शैली भारत में आई। इन दो शैलियों के अलावा एक तीसरी शैली है अमरावती शैली, अमरावती मूर्ति कला। ये अमरावती जो है यह एक मध्य भारत में स्थित है, और यहाँ की मूर्ति कला बड़ी अलग थी। यह सफ़ेद संगमरमर की थी, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो वास्तव में कलात्मक दृष्टि को ध्यान में रख के बनाई गई। कला का उसमें पुट ज़्यादा है, कला के लिए, ऐसा यहाँ की मूर्तियों से परिलक्षित होता है। और इस अमरावती शैली की मूर्तियों में मथुरा शैली का प्रभाव ज़्यादा है, और जैसा मैंने पूर्व में बताया, गांधार शैली का प्रभाव तो निम्न रूप से है। ये मथुरा शैली, ये अमरावती शैली ही थी जिसने अपना प्रभाव दक्षिण की मूर्ति कला में भी छोड़ा, और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं इसमें गौतम बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ अन्य पुरुष, मानव, महिलाओं की मूर्तियाँ भी भारी संख्या में बनाई गई, और साथ ही उसमें जानवरों को भी काफ़ी उकेरा गया है, जानवरों को भी काफ़ी उसमें चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार इस अमरावती कला की मूर्तियों में जो आप देखेंगे मध्य भारत के
स्थापत्य के नमूनों में, उसमें जानवर, स्त्री पुरुष विभिन्न मुद्राओं में गौतम बुद्ध के साथ उनके आसपास दिखाई देती हैं। इसे कहते हैं अमरावती शैली। तो ये हुई कुल मिलाकर अमरावती शैली के साथ ही हमें स्थापत्य कला और कला की प्रगति के नमूने उस काल के हमको मिले हैं। और यहाँ पर हम कुषाण वंश की बात समाप्त करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं गुप्त काल की ओर।